अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एफएससी पार्ट 2 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 15। ये बेसिकली पार्ट 2 की बायोलॉजी की बुक का फर्स्ट चैप्टर है। इससे पहले 14 चैप्टर्स आप पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। चैप्टर नंबर 15 होम्योस्टेसिस के बारे में है। होम्योस्टेसिस क्या है और इस चैप्टर के कंटेंट्स क्या क्या हैं, उनको पढ़ने से पहले कुछ की पॉइंट्स हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है। ये की पॉइंट्स जहाँ पे आपके लिए आपके रेगुलर बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वहीं बिलखसूस ये आपके जो मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें काफ़ी आपके कॉन्सेप्ट्स भी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहली टर्म दैट इज फीडबैक मैकेनिज्म। सबसे पहले इसके डेफिनेशन देखते हैं। फीडबैक मैकेनिज्म इज ए टाइप ऑफ इंटरैक्शन इन विच अ कंट्रोलिंग मैकेनिज्म इज itself controlled by the products of a reaction it is controlling। स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी में ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम्स मौजूद हैं। ये हम लोग फर्स्ट ईयर में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, हायरार्की ऑफ लाइफ या बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में। हर ऑर्गन अपना एक स्पेसिफिक रोल परफॉर्म कर रहा है। जब ऑर्गन सिस्टम की बात करते हैं तो ऑर्गन्स आपस में इंटरेक्ट भी कर रहे हैं। हर ऑर्गन किसी ना किसी, या ऑर्गन सिस्टम की बात करें बिलखुसूस, तो वो किसी ना किसी मैकेनिज्म को कंट्रोल कर रहा है। उस मैकेनिज्म का एंड हमारे पास एक प्रोडक्ट की सूरत में आता है। मिसाल के तौर पे हम बात करते हैं जी हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम की, ह्यूमंस के एक्सक्रीटरी सिस्टम की, जिसमें हमारे जो किडनीज हैं, जो गुर्दे हैं, वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो ब्लड में मौजूद जितने भी टॉक्सिक मटेरियल हैं उनको अब्जॉर्ब करते हैं या फिल्टर करते हैं और उसको जिस्म से बाहर निकालने का बंदोबस्त करते हैं। वो जो नुकसानदेह मादा होता है वो काफ़ी टॉक्सिक होता है या जहरीला होता है, तो उसको पहले तब्दील किया जाता है इस फॉर्म में, इस सूरत में कि वो जब जिस्म से बाहर निकले तो इस दौरान अपने अपने रास्ते में आने वाले ऑर्गन्स के, हमारे जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उस ऑर्गन के जितने जितने हिस्से हैं उनको नुकसान ना पहुंचाए। तो इसके लिए उसको पहले ज्यादा से कम जहरीले मादे में तब्दील किया जाता है। इस प्रोसेस के एंड पे हम ये कह सकते हैं कि उस टॉक्सिक मटेरियल को डाइल्यूट करके या लीस्ट टॉक्सिक फॉर्म में तब्दील करके जिस्म से बाहर खारिज कर दिया जाता है यूरिन की फॉर्म में। अब ये क्या है? ये एक मैकेनिज्म है जो किडनी के अंदर परफॉर्म हो रहा है। बाज दफा हमारे जिस्म में पानी की वाफिर मिकदार मौजूद होती है, जैसे कि कहा जाता है कि आपको दिन में 8 से 10 या 12 ग्लास जरूर पीने चाहिए। तो अगर आप ये वाफिर मिकदार में पानी का इंटेक कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, तो क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर पानी की इनफ क्वांटिटी या काफी वाफिर मिकदार मौजूद होगी। हम जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं, मुख्तलिफ सेल्स में पानी की जो मिकदार है वो मुख्तलिफ है। बोन सेल में 20% और हमारे ब्रेन सेल्स के अंदर 80% पानी मौजूद है। तो पानी हमारे जिस्म के लिए बहुत जरूरी है। बाज़ दफा ऐसा होता है कि हम किसी वजह से जो मुनासिब मिकदार है, जो एक सेट क्वांटिटी है पानी पीने की, वो नहीं पी पाते। तो ऐसी सूरत में भी क्या हमें डाइल्यूट यूरिन को ही प्रोड्यूस करना है? इसके बारे में हम अभी बाद में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जी इस फीडबैक मैकेनिज्म की टाइप्स की। या तो जी ये होगा नेगेटिव फीडबैक या होगा पॉजिटिव फीडबैक। अब अगर तो कोई भी हमारा टारगेट ऑर्गन है, जैसे अभी हम मिसाल में एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनीज की बात कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, जो हमारा टारगेट ऑर्गन है उसका फंक्शन यानी कि ब्लड की फिल्ट्रेशन एंड यूरिन की प्रोडक्शन, ठीक है, वो हमारी प्रोडक्ट है, उसको प्रोमोट करना है। तो ये क्या है? ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। अब नेगेटिव क्या होगा? इसका
उलट होगा। यानी कि अगर आपको टारगेट ऑर्गन के फंक्शन को इनहिबिट करना है, उसके फंक्शन को रोकना है, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा जी नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अभी हम मिसाल पे वापस आते हैं, जब मैं कह रही थी कि अगर आपके जिस्म में ज्यादा पानी की एब्जॉर्प्शन की जरूरत पेश आए, यानी कि पानी को रीएब्जॉर्ब करना पड़े, तो उस टाइम पे फिर क्या होगा? उस टाइम पे होगा जी नेगेटिव फीडबैक, यानी कि यूरिन की प्रोडक्शन वो क्या है? एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। और अगर अब हमने ये प्रोसेस जो है, जो फंक्शन है, इसको इनहिबिट करना है, स्लो डाउन करना है, तो ये क्या कहलाएगा? ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहलाएगा। इसमें हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि हमारे ब्रेन में मौजूद होता है, हमारे सर में, इधर आपकी खोपड़ी में मौजूद होता है, मटर के दाने के जितना बेसिकली जी ये ग्लैंड है, इसकी एक सिक्रीशन है जिसे हम बोलते हैं ADH, यानी कि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ग्लैंड्स बेसिकली हमारे जिस्म में मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स या हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं या सिक्रीट करवाते हैं। ठीक है जी। अब ये ADH क्या करेगा? बेसिकली जब हमें नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की जरूरत है, ये क्या करेगा? ये आपकी किडनीज में पानी की रीएब्जॉर्प्शन को फेवर करेगा, यानी कि कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करेगा, और वो जो डाइल्यूट यूरिन बॉडी से बाहर निकल रहा था उस प्रोसेस को इनहिबिट करेगा, क्योंकि अब जिस्म के अंदर पानी को एब्जॉर्ब कराना है। तो ये क्या कहलाएगा? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहलाएगा। अब जब आपके जिस्म के अंदर इनफ अमाउंट मौजूद है पानी की, आपको मजीद पानी दरकार नहीं है, तो हमें क्या करना है? उसे जिस्म से बाहर निकालना है, यानी कि जो हमारा नॉर्मल एक्सक्रीटरी फंक्शन है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो तब क्या होगा? इस एंटी डाययूरेटिक हार्मोन की अमाउंट को बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर कम कर लिया जाएगा, क्योंकि अब हमें मजीद वाटर रीएब्जॉर्ब नहीं करना। अब ऑलरेडी आप काफी पानी पी चुके हैं और पी रहे हैं, और आपके सेल्स के अंदर भी जो अमाउंट है, जो वेरी कर सकती है मुख्तलिफ कुलियों में, वो भी पूरी है। तो अब हमें मजीद पानी नहीं चाहिए। एक्स्ट्रा पानी को जिस्म से बाहर निकाल दिया जाए, उन टॉक्सिक मटेरियल को डाइल्यूट करने में उस पानी को यूटिलाइज कर लिया जाए, यानी कि कंसंट्रेटेड नहीं बल्कि डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस किया जाए। तो अब ये प्रोसेस जो है ये कैसे परफॉर्म होगा जी? जब एंटी डाययूरेटिक हार्मोन नहीं रहेगा, तो उसको क्या किया जाता है? उसको फौरन से दिमाग को, सेंसरी सिस्टम मौजूद है, नर्वस कोऑर्डिनेशन मौजूद है, केमिकल कोऑर्डिनेशन मौजूद है हमारे जिस्म के अंदर, फौरन दिमाग तक पैगाम जाएगा कि अब जी बॉडी के अंदर पानी का जो लेवल है वो पूरा हो गया है, मजीद पानी को रीएब्जॉर्ब करने की जरूरत नहीं है। दिमाग को फौरन मैसेज मिलेगा और वो क्या करेगा? ADH की जो वो ADH हार्मोन ब्लड के अंदर रिलीज कर रहा था उसको स्टॉप कर देगा कुछ टाइम के लिए, कि अब हमें जरूरत नहीं है इसके फंक्शन की। यानी कि अब हमें क्या करना है? हमारे टारगेट ऑर्गन यानी कि किडनी, यानी कि गुर्दे, जो वो एक्सक्रीटरी सिस्टम चला रहे थे, जो एक्सक्रीशन का मैकेनिज्म परफॉर्म कर रहे थे, उसको प्रमोट करना है ताकि वो अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर सके। अब मैं इसकी डेफिनेशन पे वापस जाती हूँ, एंड आई एम श्योर कि अब आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। फीडबैक मैकेनिज्म, अ टाइप ऑफ इंटरेक्शन इन विच कंट्रोलिंग मैकेनिज्म, यानी कि जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम था किडनीज में, is itself controlled by the product, यानी कि वो जो यूरिन का डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड यूरिन था, वो प्रोडक्ट थी हमारी, प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, इट इज कंट्रोलिंग। ठीक है जी। तो आई एम श्योर कि फीडबैक मैकेनिज्म आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट टर्म है जी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। स्टूडेंट्स, आप डेफिनेटली गोश्त वगैरह तो खाते ही होंगे, और नहीं तो कुर्बानी की ईद पे तो जरूर ही खाते होंगे। आपने कभी नोट किया है कि जब आप गोश्त खा रहे होते हैं, तो जब आप उसको, उसके रेशे अलग करते हैं, तो उसके दरमियान में कुछ चिपचिपाहट सी होती है। अब वो चिपचिपाहट क्या है? बेसिकली वो ही सेल्स के दरमियान, यानी कि टिश्यूज के बाहर, वो जो हमें मसल टिश्यूज नजर आ रहे हैं, वो क्या है? वो एक फ्लूइड सा होता है। उसी फ्लूइड का नाम इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। यानी कि अगर हम इसको डिफाइन करें
तो हम कुछ इस तरह से डिफाइन करेंगे, इंटरस्टिशियल फ्लूइड इज अ फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन द सेल्स, यानी कि सेल्स के बाहर, सेल्स के दरमियान में, दो सेल्स के दरमियान में जो फ्लूइड मौजूद होगा उसे हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहेंगे। जैसे कि आप इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हैं, आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, तो इंटरमीडिएट बेसिकली क्या है, मैट्रिक ऑफ साइंस के बाद एंड अगर आपने आगे बैचलर्स करना है जैसे एमबीबीएस हो गया या बीएससी वगैरह हो गया, तो उसके दरमियान का, यानी कि आपके ग्रेजुएट होने के दरमियान का एक स्टेज है इंटरमीडिएट। तो ये भी इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, यानी कि सेल्स के दरमियान में मौजूद फ्लूइड। अब ये कहां से आता है जी, ये डायरेक्टली ड्राइव है ब्लड से। ब्लड बेसिकली हमारी बॉडी के सर्कुलेटरी सिस्टम का एक बड़ा ही अहम जुज़्व है। आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में अगर हम अपनी ब्लड वेसल्स की बात करें तो उनमें आर्टरी है, वेन है और कैपिलरीज है। आर्टरी और वेन बेसिकली जब सेल्स तक पहुंचती हैं तो क्योंकि ये इनकी दीवारें थोड़ी मोटी होती हैं, तो जब इन्होंने सेल के अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने हैं, क्योंकि ब्लड के अंदर ही आपको पता है डाइजेस्टिव सिस्टम से ब्लड न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है एंड देन सेल टू सेल उनको डिलीवर करता है। इसी तरह ऑक्सीजन की भी डिलीवरी ब्लड के थ्रू, यानी कि हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू ही होती है। अब ब्लड क्या है जी, आर्टरी लेके आए सेलुलर लेवल पे, यहाँ पे कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती हैं हमारी आर्टरीज। अब ये जो लेवल है कैपिलरीज का, कैपिलरीज बेसिकली थिन होती हैं एज कंपेयर टू आर्टरीज। यहाँ पे ब्लड न्यूट्रिएंट्स को एक्सचेंज करेगा, ऑक्सीजन को एक्सचेंज करेगा विद इन द आर्टरी, यानी कि विद इन द ये जो कैपिलरीज का पोर्शन है एंड सेल के अंदर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा और ऑक्सीजन कम। तो हमेशा जो हम जानते हैं साइंस का रूल है, चीजें ज्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती हैं। तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स क्योंकि इस टाइम हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में ज्यादा है, वो सेल्स के अंदर चले जाएंगे और वहां से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो दोबारा से खून के अंदर जज़ब हो जाएगी। यहां से जी कैपिलरीज का सेकंड पोर्शन जो कि कंबाइन होके आगे वेन्स बना रहा है, यानी कि अब वो वेस्ट लेके जा रहा है नेक्स्ट, तो ये वेन्स का पोर्शन आ जाएगा। ये भी थिक होता है, इनकी वॉल्स भी थिक होती हैं ताकि वो वेस्ट दोबारा से बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब ना हो सके, जैसा कि यहाँ कैपिलरी लेवल पे एब्जॉर्प्शन हो रही है। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये थिन वॉल है, तो ये क्या है, ये हमारा एक सर्कुलेटरी सिस्टम चल रहा है। तो क्योंकि यहाँ पे हम काफी छोटे और नैरो लेवल पे जाके सर्कुलेशन देख रहे हैं, तो इसको हम माइक्रो सर्कुलेशन भी कहते हैं। माइक्रो सर्कुलेशन जब होती है, यानी कि यहाँ से प्रेशर से फ्लूइड आ रहा है और आगे उसने छोटी छोटी नालियों में डिवाइड होना है, तो ये जो प्रेशर जब जनरेट होता है तो बेसिकली कुछ लिक्विड यहाँ से लीक होके इन थिन वॉल्ड जो कैपिलरीज हैं इनको छोड़ के बॉडी से बाहर लिम्फेटिक सिस्टम का हिस्सा बन जाता है। ये जो प्रेशर वहां पे जनरेट होता है एक बड़े पाइप से छोटे पाइप में जाते हुए, तो इसको बेसिकली हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोलते हैं। इसको समझने के लिए आप ऐसी मिसाल ले लें, जैसे आपने एक घर में आपके टैप है, टूटी है, आप उसके आगे एक पाइप लगाएं, पौधों वगैरह को पानी डाल रहे हैं, क्यारी में अपने लॉन में पानी लगा रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, उसके मुंह को आगे से प्रेस कर देते हैं, अपने फिंगर की मदद से उसको प्रेस कर देते हैं। तो पहले पानी जो नॉर्मल अमाउंट में बह रहा होता है, आप वो प्रेशर से बड़ी दूर तक चला जाता है, ठीक है। तो इस तरह का जो प्रेशर जनरेट होता है उसे हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, क्योंकि पहले वो एक बड़े पाइप में से गुजर रहा था, आपने जैसे ही उसको दबाया तो वो नैरो होके, यानी कि उसका जो निकलने की जो रास्ता था वो छोटा हो गया, तो अब वो बड़ी तेज धारी की सूरत में प्रेशर बना के निकलेगा। इसी तरह का प्रेशर यहाँ पे भी जनरेट होता है जब वो बड़ी आर्टरी से छोटी कैपिलरीज में जाता है ब्लड। तो ये जो फ्लूइड है ये हमारे लिम्फेटिक सिस्टम का हिस्सा बन जाता है। तो इस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं जी, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब मैं इसकी डेफिनेशन की तरफ वापस जाती हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। द फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन द सेल्स इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड इज डायरेक्टली ड्राइव्ड फ्रॉम द ब्लड। तो
आई एम श्योर जी कि आपको इंटरस्टिशियल फ्लूइड अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की। सबसे पहले देखते हैं जी इसकी डेफिनेशन और फिर हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बेसिकली एक डिफरेंस है कंसंट्रेशन का बिटवीन टू पॉइंट्स इन सच अ वे दैट वन पॉइंट हैज हायर कंसंट्रेशन देन द अदर पॉइंट, यानी कि बेसिकली ये दो जगहों में कंसंट्रेशन का फर्क है, जिसमें एक जगह पे किसी चीज की कंसंट्रेशन यानी कि मिकदार काफी ज्यादा है, वो वाफिर मिकदार में मौजूद है, जबकि दूसरी तरफ वो कम मिकदार में मौजूद है। तो ये जो दोनों पॉइंट्स पे, दोनों जगहों के दरमियान फर्क है, इस फर्क का नाम है जी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसकी मिसाल हम देखते हैं, आप डेली परफ्यूम या बॉडी स्प्रे का तो इस्तेमाल जरूर करते होंगे, खासतौर पे अब जब गर्मी आने वाली है तो डेफिनेटली इसका इस्तेमाल बढ़ जाएगा। मैं यहाँ पे किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रही, ये सिर्फ मैंने मिसाल के तौर पे लिखा, इसको बनाते हुए मेरे जहन में ये नाम आया और मैंने लिख दिया। फर्ज करें जी ये कोई बॉडी स्प्रे की बोतल है, जब आप इसको स्प्रे करेंगे, इसको प्रेस करेंगे तो इसके अंदर से जो भी खुशबूदार मटेरियल है वो निकलेगा, तो उसकी अमाउंट, उसका वो जो लिक्विड है या स्प्रे है वो यहाँ पे ज्यादा होगा, जबकि दूर खड़े जैसे आप हैं तो आपकी बॉडी पे उसकी मिकदार कम होगी। तो अब वो क्या करेगा कि वो जो खुशबूदार जो भी सेंट है उसके मॉलिक्यूल यहाँ से चलेंगे और जहाँ पे कम है वहां पे फैलते चले जाएंगे। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पे कंसंट्रेशन कम है, तो यानी कि यहाँ पे आप भी खड़े हो सकते हैं, या रूम स्प्रे वगैरह की हम एग्जांपल ले लेते हैं, तो ये कमरे के बाकी हिस्सों में फैल जाएगा जहां पे इसके मॉलिक्यूल्स कम मिकदार में मौजूद है। दूसरी मिसाल, अभी हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर रहे थे इंटरस्टिशियल फ्लूइड के हवाले से। हमने बात की कि कैपिलरीज जो है वो ऑक्सीजन को और न्यूट्रिएंट्स को यानी कि ग़िज़ाई अज्जा को लेकर के सेल टू सेल जाती हैं, एक खुलिये से दूसरे खुलिये तक जाती हैं। फर्ज कीजिए ये एक सेल है, यहाँ पे आपको ये जो सब्ज रंग का दिखाई दे रहा है इसे आप एक खुलिया, एक सेल कंसिडर कीजिए, और ये जो काले रंग का पाइप सा इसको कवर कर रहा है इसको आप एक ब्लड कैपिलरी समझिए। अब यहां से ब्लड कैपिलरी में ब्लड एंटर हो रहा है और दूसरी तरफ से ब्लड बाहर निकल रहा है। इस दौरान यहाँ सेल में क्या होने वाला है वो देखते हैं। सेल के अंदर जी मौजूद है कार्बन डाइऑक्साइड। यहां से जो ब्लड एंटर हो रहा है ये है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ये फेफड़ों से ऑक्सीजन वाला खून लेके आ रहा है। तो इस टाइप पे जब ये एंटर होके सेल के पास आ रहा है तो इस कैपिलरी में ऑक्सीजन की मिकदार ज्यादा है, जबकि सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज्यादा है। हमने देखा कि चीजें हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाती हैं, यानी कि ज्यादा से कम की तरफ उनका बहाव होता है। तो ऑक्सीजन क्योंकि यहाँ पे ज्यादा है ब्लड के अंदर, सेल के अंदर कम है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता सेल के अंदर जज़ब होना शुरू हो जाएगी जैसे जैसे ये सेल के साथ साथ ब्लड मूव करता जा रहा है। और इस दौरान देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज्यादा है, इस खून की नाली में कम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड आहिस्ता आहिस्ता कहां पे शामिल होती चली जा रही है, इस ब्लड में, इस खून की नाली के अंदर शामिल होती चली जा रही है। तो एट द एंड क्या हो जाता है हमारे पास के इस ब्लड की जो ये वेसल है कैपिलरी, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा और सेल के अंदर टिल द एंड जो ऑक्सीजन है वो ज्यादा हो जाएगी, यानी कि अब जो खून सेल से होकर के बाहर निकल रहा है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि अब इसके अंदर ऑक्सीजन की मिकदार कम है या नहीं है, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज्यादा है। अब इसकी डेफिनेशन को एक दफा दोबारा देखते हैं जी। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज द डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन बिटवीन टू पॉइंट्स in such a way that one point has a higher concentration and the other point has a lower concentration. Higher concentration of oxygen and low concentration of oxygen. Low concentration of carbon dioxide and high concentration of carbon dioxide. तो मुझे उम्मीद है जी आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा
इंशाल्लाह ताला कल मजीद टर्मिनोलॉजीज के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।